तो एक बार फिर से रुक करते हैं नगर निकाय चुनाव की तरफ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा भी बने हुए हैं और सचिन हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले सचिन, मैं आपके पास आता हूं। अब आप जिस बूथ पर वहां पर मौजूद हैं, लगातार वोटिंग वहां पर जारी है, वोटिंग प्रतिशत भी आहिस्ता आहिस्ता अब बढ़ रहा है। इस समय चूंकि दोपहर का वक्त है सचिन, तो क्या उसी तादाद में लोग वोटिंग पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं या तादाद में कमी आई है? सचिन, देखिए आसिफ, अगर जयपुर के वोटिंग परसेंटेज की हम बात करते हैं तो कोटा और जोधपुर की तुलना में यहाँ वोटिंग परसेंटेज पहले की तुलना में काफ़ी कम है। कोटा और जोधपुर की तुलना में वोटिंग परसेंटेज 4 से 5% जयपुर में काफ़ी कम चल रहा है। और ये मान के चला जा रहा है कि जैसे जैसे मतदान का समय खत्म होने लगेगा, यानी शाम का समय जब आने लगेगा दोपहर बाद, उसके बाद वोटिंग परसेंटेज एक साथ बढ़ेगा। और इसी तरह का ट्रेंड अमूमन हर तरह के चुनावों में रहता है। और देखिए, शहरी चुनाव है, गाँवों का जो वोटिंग परसेंटेज है, गाँवों में जो मतदान करने का तरीका है वो बहुत अलग होता है। लोग शुरुआत में सुबह सुबह अपने मताधिकार का प्रयोग कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो अपने घरों को जो लौटते हैं। शहरी मतदाता अमूमन जो है दोपहर बाद घर से निकलता है। तो ये मान के चला जा रहा है कि जयपुर शहर में जो मतदान प्रतिशत है वो दोपहर बाद ही बढ़ते हुए नजर आएगा। फिलहाल जो है 2 बजने वाले हैं, 1:30 बज चुका है। तो ऐसे में अब 3 या 4 बजे बाद जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। मैं मतदान गिनती की तस्वीर आपको दिखाऊंगा। इक्का दुक्का मतदाता अब यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और देखिए, इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है, तो उससे भी जो है एक बूथ पर आपको कम ही मतदाता नजर आएंगे। हमने सुबह भी जब अलग अलग मतदान केंद्रों पर हम पहुँचे थे तो वहाँ पर भी स्थिति यही थी कमोबेश, क्योंकि लोग हर मतदान केंद्र पर जो है वो कम है वोटर्स। तो ऐसे में आराम से वो लोग पहुँच रहे हैं। और अब जब दोपहर हो चुका है तो मान के चला जा रहा है कि बिल्कुल सचिन, ये कोटा और जोधपुर से जयपुर का प्रतिशत जो है वो इस समय कम दिखाई दे रहा है। हालांकि शाम तक इस प्रतिशत में कितना उतार चढ़ाव आता है ये भी देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए, मैं फिर से आपके पास में लौटूंगा। वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं। श्याम सुंदर जी, इस समय मतदान तीनों निगमों के अंदर जोरों पर चल रहा है और जो सबसे ज्यादा दिलचस्प तस्वीरें, वोटर में जो उत्साह है वो कोटा में सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। क्या लगता है श्याम सुंदर जी इन चुनावों को लेकर, क्योंकि इन चुनाव के अंदर ही भले ही नगर निकाय के चुनाव है लेकिन कई दिग्गजों की साख भी इसमें दांव पर लगी हुई है? ये बात सही है कि कोटा में मतदान तेजी से हुआ है, करीब 30% मतदान वहां हो चुका है। बाकी जयपुर और जोधपुर में कम मतदान हो रहा है थोड़ा, लेकिन क्योंकि अब दोपहर का टाइम है, महिलाएं जब अपना कामकाज करके अब निश्चित रूप से मतदान केंद्रों पर तेजी आएगी और मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। पहले तो नहीं बढ़ा। आपने सही कहा कि जयपुर में यहाँ पर पूर्व देखिए, सतीश पूनिया जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके 4 वार्ड आते हैं। वो खुद भी इस चुनाव में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। हवामेल के 26 वार्ड आते हैं, सिविल लाइन के 24 वार्ड आते हैं, किशन पोल के 21 वार्ड आते हैं, आदर्श नगर के 25 वार्ड आते हैं। और करीब 9,30,000 मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और जोधपुर में जाए, जोधपुर की बात करें, 3,88,000 मतदाता है उत्तर में। वहाँ वैभव गहलोत ने भी अपने परिवार पत्नी के साथ वोट डाला है और कार्यकर्ताओं को जोश दिलाने का वहाँ प्रयास किया गया है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी बड़ी लगे हुए हैं अपने पूरी अपने नेताओं के साथ, और सारी चीज वहां पर निगरानी पूरी उन्हीं की चल रही है। और अगर कोटा की बात करें तो कोटा में तो खुद शांति धारीवाल भी सक्रिय है, उन्होंने अपना वोट डाला है। इसके अलावा वहां ओम बिरला पहुंचे नहीं अभी तक, तो उनका भी क्षेत्र आता है। तो ये चुनाव निश्चित रूप से बहुत सारे संदेश इस प्रदेश को देगा और देश की राजनीति में भी कुछ सुगबुगाहट दे जाएगा। कौन जीतेगा, कौन हारेगा। बिल्कुल श्याम जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इन चुनाव से आने वाले नतीजे जो है वो राज्य स्तर तक जो है वो इसके असर डालेंगे, निसंदेह इसमें कहीं कोई शुबा नहीं है। और हमारे साथ मधु बनर्जी भी इस समय जुड़ी हुई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके पास चलते हैं। मधु जी, जैसा कि श्याम सुंदर जी ने बताया कि इनके नतीजे बहुत दूर तक जो है वो असर डालेंगे। भले नगर निकाय के चुनाव हैं लेकिन इनमें जो वोटर्स का उत्साह है, जिस तरीके से वोटर्स पहुंच रहे हैं, हमने कुछ तस्वीरें देखी, 90 साल की बुजुर्गों से लेकर दिव्यांग तक इस मतदान के अंदर दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और वहां पर कोविड-19 की गाइडलाइंस की पालना लोग खुद भी कर रहे हैं और वहां पर मौजूद जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी करवा रहे हैं। तो उसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही। लेकिन अब बड़ा सवाल अभी भी यही है, चूंकि खुद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा के अंदर लगातार 2 दिन रैलियां की, अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे और तमाम जो बड़े नाम हैं वो इस चुनाव के अंदर
खुद उतरे अपने अपने प्रत्याशियों के लिए, वो खुद इस चुनाव के अंदर जो है वो वोट मांग रहे हैं। आपको लगता है मधु जी कि उनका उतरना इन चुनाव के नतीजों पर असर डालेगा? जी हाँ, उनका उतरना इन चुनाव के नतीजों पर जरूर असर डालेगा। और सबसे बड़ी बात है, यदि हम बात जोधपुर की करें तो जोधपुर में ये पार्षद के चुनाव होने के बावजूद भी गहलोत जी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जो हमारे हैं, उनका गृह नगर होने की वजह से यह उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है यह चुनाव। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी आवाज आ रही है, आप बोलिए। जी बिल्कुल। और गहलोत के साथ ही जो जल मंत्री हैं, जो राज्य मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, वो भी यहाँ पे चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और उन्होंने भाजपा की कमान संभाल रखी है। हालांकि अशोक गहलोत जोधपुर चुनाव के दौरान नहीं पहुंच पाए हैं इस बार, उनकी कमी कार्यकर्ताओं को खली भी है, लेकिन प्रदेश स्तरीय काफी नेता यहाँ पर मौजूद हैं, पर्यवेक्षकों से लेकर काफी नेता यहाँ मौजूद हैं। और बात आपको बताऊं तो भाजपा अपने कांग्रेस के जो मानसिंह देवड़ा, जो कद्दावर नेता रहे हैं, उनकी पुत्री सईद अंसारी की पुत्री, ये भी यहाँ पे चुनाव मैदान में है। आज वार्ड संख्या 12 में सईद अंसारी की पुत्री शाहिदा अंसारी चुनाव मैदान में है। तो कांग्रेस उनको जिताने के भरसक प्रयास में है, क्योंकि जोधपुर की दोनों सीटें जो हैं वो महिला महापौर की हैं। तो इसलिए महिला महापौर को लेकर के कांग्रेस और भाजपा दोनों ही जुटी हुई हैं। जी मधु जी, मैं फिर से आपके पास में आता हूं। श्याम सुंदर जी हमारे साथ लगातार बने हुए। श्याम सुंदर जी, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि इस बार नगर निकाय चुनाव को लेकर जो सरकार ने हाइब्रिड फॉर्मूला तैयार किया, जिस पर हम पहले भी आपके साथ में कई बार चर्चा कर चुके हैं। अगर महिला सीट नहीं आती है तो ये हाइब्रिड फॉर्मूला कितना काम करेगा मेयर चुनने के लिए, या फिर इस फॉर्मूले को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो वोट प्रतिशत आप इस समय देख रहे हैं? की बात सही है कि सरकार ने उस स्थिति में जो मेयर पद अगर महिला ओबीसी जीत के नहीं आती है तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस की नहीं जीत के आएगी, तो कांग्रेस चाहेगी कि मेरा नया कोई व्यक्ति आ जाए। और ये बीजेपी का अगर वोट बनता है तो बीजेपी के अगर ओबीसी नहीं जीत के आएगा तो स्थिति बनेगी। अगर उसमें से जीत के आ जाते हैं और योग्य है तो निश्चित रूप से उसको बनाने का प्रयास किया जाएगा। और मैं मान के चलूं, जयपुर में जिस प्रकार से मुस्लिम कम्युनिटी सक्रिय रूप से इस मतदान करने में लगी हुई है और वहां पर काफी तादाद में दोनों ही पार्टियों ने मुस्लिम कैंडिडेट भी खड़े किए हैं, तो ऐसी स्थिति में ओबीसी मुस्लिम महिला भी जयपुर की मेयर बन सकती है पहली बार, क्योंकि पहला बार हेरिटेज पहली बार नगर निगम बनेगा और यहाँ पर हो सकता हो इस तरह की, अगर वहां के ज्यादा कैंडिडेट जीत के आ जाते हैं तो अपना आधिपत्य जमाने के लिए पहली बार ऐसा हो भी सकता है कि कांग्रेस नया वो कर सकती है। तो ये बात है कि हाइब्रिड फॉर्मूला इसी स्तर पे तैयार किया था। अगर सक्षम उम्मीदवार जीत के नहीं आते हैं, महिला उम्मीदवार जीत के नहीं आती है, तो बाहरी व्यक्ति को बनाया जाएगा और फिर उसके बाद चुनाव उसको 6 महीने में लड़ना पड़ेगा, ये नियम बना है। लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस या बीजेपी को बाहरी व्यक्ति को ला करके बनाना पड़ेगा, क्योंकि विरोध का विषय कुछ बनेगा तो विरोध कोशिश करेगी सत्ताधारी पार्टी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह का माहौल लग रहा है उसे बीजेपी की स्थिति थोड़ी कमजोर नजर आई थी। यही कारण था कि दिव्या कुमारी को भी बीजेपी को उतारना पड़ा था सड़कों पर। और जिस प्रकार का माहौल देखिएगा, प्रताप सिंह खाचरियावास और महेश जोशी जिस ताना बाने से अपने दोनों व्यक्ति लगे हुए थे, उससे लग रहा है कि उनकी थोड़ी स्थिति मेरे को मजबूत नजर आ रही है। अब ये तो आने वाला समय जब 3 तारीख को काउंटिंग होगी उस वक्त आपको स्पष्ट हो जाएगा कि या बाहरी लाना पड़ रहा है या हाइब्रिड सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ रहा है या स्वतः ही अच्छी महिलाएं जीत के, योग्य महिलाएं जीत के आ गई हैं। तो ये अभी निर्णय अभी आज की स्थिति में तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन 3 तारीख को आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या सरकार ने जो नियम बनाए थे उसके काम आए या नहीं आए, या किसी निर्दलीय को बनाने की जरूरत पड़ रही है क्या, क्योंकि बहुत सारी चीजें निर्दलीयों के ऊपर भी निर्भर करेगी कि निर्दलीय भी कितने जीत के आते हैं, क्योंकि हवा सरकार की ओर जाती है। निर्दलीय अधिकांश चाहेंगे कि वो सत्ताधारी पार्टी के साथ जाए, उनके कामकाज हो, तो बहुत सारी चीजें चुनाव। हालांकि श्याम जी, जो निर्दलीय हैं या जिनको आमतौर पर बागी कहा जा रहा है, ज्यादातर तो दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने बागियों से समझाइश कर ली थी, बैठ गए थे, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा जो है वो
वो अगर आंकड़ों पर गौर करें तो बागी चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि पार्टियां उनको बागी नहीं मानती हैं, कुछ का कहना है कि वो रजिस्टर्ड जो है वो है कांग्रेस पार्टी में नहीं है या बीजेपी पार्टी में नहीं है, वो अपने मन से चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी बड़ा समीकरण बैठने वाला है, ये गणित भी बहुत ज्यादा चलेगा इसके बाद में कि किसी पार्टी में निर्दलीय कितने निर्दलियों को अपनी तरफ लाने में कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मेयर चुनने का मामला है। और कितने बागी अगर जीत कर जाते हैं, निर्दलीय जीत कर जाते हैं, तो किस पार्टी को समर्थन देते हैं, ये भी देखना जो है वो इस चुनाव के अंदर बहुत दिलचस्प रहने वाला है। श्याम जी, आपने सही कहा, क्योंकि कांग्रेस में शांति धारीवाल को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने तो अपने विद्रोही जो खड़े हुए थे उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी है और कई नेताओं को भी निकाला। कल मैं देख रहा था, काफी मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वगैरह को सबको निकालने का प्रयास किया। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि हमारे तो लड़ रहे हैं, तो हमारे दोनों ही है, जो जीतेगा वो हमारा हो। चाहे बोले कांग्रेस का जीते तो कांग्रेस का ही है, और बागी भी जीतता है तो वो भी हमारा है। इसलिए उन्होंने किसी भी पार्टी कार्यकर्ताओं को, नेता को, जो चुनाव लड़ने वाले पार्टी से बेदखल नहीं किया 6 साल के लिए। जिस तरह से बीजेपी ने व्यापक पैमाने पर जयपुर में भी किया है, जोधपुर में किया है, कोटा में भी किया है। तो ये बात सही है आपकी कि निर्दलियों का वर्चस्व इस बार रह सकता है अधिक, और रहने का स्थिति है कि आप देखिए सरकार साधनों का सदुपयोग करके उनको अपने पक्ष में लेने के सक्षम होती है और ले सकती है। तो ये सही बात है कि आप देखिएगा कि 2 तारीख को जब आप मतगणना के एक दिन पहले होगा तो उस वक्त सिचुएशन काफी क्लियर होगी, और निर्दलियों से हो सकता है कि एक दिन पहले ही बातचीत शुरू हो जाए, और जीतने के बाद तो उनको अपने कब्जे में बाड़ेबंदी में ले जाएंगे, क्योंकि समय आप 5-7 दिन का दे रहे हैं जिस प्रकार से हो रहा है। तो ये इस बार मेयर का जब चुनाव होगा तो आपको बहुत रोचक चीजें देखने को मिलेगी, और ये भी बाड़ेबंदी दोनों तरफ से की जाएगी। तो श्याम जी, आप इस पूरे डिस्कशन में ये इशारा भी कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव की तर्ज के ऊपर नगर निकाय के चुनाव में भी बाड़ेबंदी की पूरी गुंजाइश है। आप इसकी तस्दीक कर रहे हैं यहाँ पर, या आप जो है इशारों में ये बात कह रहे हैं कि इस चुनाव के नतीजों में भी बाड़ेबंदी होने जा रही है? का जो दे रखा है, अगर चुनाव जिस प्रकार से होंगे 10 तारीख को, तो इस तरह से आप देखिए कि कितना 3 तारीख के बाद करीब 7 दिन का समय मिलेगा। तो 7 दिन में व्यक्ति किस तरफ चला जाए कोई पता नहीं, इसलिए कोशिश करेंगे दोनों ही पार्टी के अपने पार्षदों को, जीतने वालों को घर जाने नहीं देंगे। जैसे देखिए आप, जैसे मतगणना स्थल होगा वहीं से आपको साथ के साथ ले जाएंगे। जैसे कई बार देखा था पहले वाले नगर निगम के चुनाव हो, जब शहरी इकाई के चुनाव हुए तो बहुत सारे वहीं से गायब होने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सही बात है कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो चाहेगी कि हमारा बोर्ड बने, जो 6 बोर्ड है 6 बोर्ड बनाने का प्रयास करेगी, और बीजेपी भी चाहेगी कि उनका जो बोर्ड थे वो बरकरार है। तो बहुत कशमकश देखने को मिलेगी, बहुत नेताओं, दोनों ही पार्टियों की जद्दोजहद इसमें रहेगी कि उनका अपना अपना बोर्ड बने। लेकिन ये नतीजों पर निर्भर करता है कि क्या कुछ नतीजे रहने वाले हैं, क्योंकि जब नतीजे आएंगे तो समीकरण वाकई बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। कितने निर्दलीय इसमें जीत कर आते हैं और कितने जो है वो प्रत्याशी इसके अंदर जीत के आते हैं। मधु जी, जैसा कि श्याम जी ने कहा, हम हाइब्रिड फॉर्मूले को लेकर बातचीत कर रहे थे कि अगर ओबीसी महिला की स्वतः आ जाती है, अगर कोई प्रत्याशी उनकी जीत कर आ जाती है, तो इस फॉर्मूले को लगाने की या इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन किसी सूरत में अगर उनके मनचाहे प्रत्याशी ओबीसी महिला नहीं आ पाती है और ऐसे में बाहर के कैंडिडेट का चुनाव किया जाता है, तो विरोध के स्वर उठेंगे। तो पार्टी जो है वो दोनों में से ही, हाइब्रिड फॉर्मूला दोनों पर ही लागू रहेगा। ऐसे में क्या कोई पार्टी रिस्क लेगी, ये खतरा मोल उठाएगी कि किसी बाहर के व्यक्ति को लाया जाए या अंदर से ही ढूंढ कर किसी को बिठाया जाए? खतरा बिल्कुल नहीं उठाएगी, क्योंकि अब जब टिकट वितरण हुआ था तब भी लोकल स्तर पर दोनों पार्टियों में बागी इसी बात पर बने हैं। बागी जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं वो दोनों पार्टियों के बागी इसीलिए चुनाव मैदान में हैं क्योंकि वो लोकल होने के बावजूद बाहरी व्यक्ति को, यानी दूसरे वार्ड के व्यक्ति को उनके वार्ड में टिकट दिया गया। तो यदि इस चीज को कंटिन्यू करती है कोई भी पार्टी, तो उसको और लंबे समय पर और नुकसान झेलना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं का रोष झेलना पड़ेगा, कार्यकर्ता खुद ही मुखर हो जाएंगे। इस वजह से जहां तक एनालिसिस यदि अपन करें तो हमें नहीं लगता कि कोई भी पार्टी इस रिस्क को अब उठाना चाहेगी, क्योंकि वो इतने बागियों को झेल चुकी है। दोनों ही पार्टियों में, जोधपुर में काफी बागी मैदान में है। अब जैसे आप बात कर रहे थे समझाइश की, तो दोनों पार्टियों ने, भाजपा कांग्रेस, बहुत कोशिश की है बागियों को समझाने की। वो अपने स्तर पर बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं, कुछ बागियों को बिठा भी दिया गया है समझौते के बाद। लेकिन अभी भी देखें तो बहुत बागी चुनाव मैदान में हैं।
और जोधपुर का इतिहास रहा है कि यहाँ पे जब भी नगर निगम का बोर्ड बना है, यहाँ पे 10 से 12%, कभी कभी 15% बागी यानी निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतकर आए। और पिछले बोर्ड में भी कुछ ऐसे कई उम्मीदवार थे, पार्षद रह चुके हैं। तो अभी भी प्रबल संभावना बन रही है आज के चुनाव में भी और आने वाले में भी, कि जो प्रबल दावेदार हैं, जिनको टिकट नहीं मिला और वो नाराज होके बागी बन गए, वो निर्दलीय के रूप में खड़े हैं, वो जीत के आने की संभावना भी बन रही है, क्योंकि लोकल जो कार्यकर्ता है वो उनके साथ में है। तो इसका नुकसान भी कहीं ना कहीं दोनों मधु जी, इस बात का कितना असर इस चुनाव के ऊपर पड़ सकता है कि दोनों पार्टियों ने अपने अपने बागियों को लेकर जो है, बीजेपी ने अपने जितने बागी थे अनुशासनात्मक कार्रवाई की, उन पे एक्शन लिया, लेकिन कांग्रेस ने इस तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया। ये एक दूरदृष्टि जो है वो फैसला था कांग्रेस का, या इससे कांग्रेस को फायदा पहुंचेगा और बीजेपी ने अपने बागियों को जो है वो निष्कासित किया, इससे उनको नुकसान पहुंचेगा? बीजेपी को तो निस्संदेह से नुकसान ही होगा, क्योंकि जो उसका कार्यकर्ता पहले ही नाराज था, उसको उन्होंने उस निष्कासन से और ज्यादा नाराज कर दिया। कांग्रेस ने दूरदर्शिता दिखाई, समझदारी दिखाई कि एक बार बोर्ड बनने की स्थिति तो आए, पहले चुनाव तो हो, चुनाव के बाद पता पड़ेगा। यदि कोई निर्दलीय यदि चुनाव जीत भी गया और वो पार्टी में वापस आने की संभावना तो रहेगी उसकी। तो कांग्रेस ने तो बहुत दूरदर्शिता का परिचय दिया इससे, और उसको निस्संदेह इसका फायदा होगा, और भाजपा को इसका नुकसान होना लगभग तय है जी। यह कोई बिल्कुल श्याम सुंदर जी, जैसा कि अगर इसको दूरदर्शिता कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि ये बाद में तय किया जाएगा कि जो जीत के आया वो भी उनका है और जिसको टिकट दिया वो तो उनका पहले से ही है। अब ऐसे में ये मैसेज उन बागियों तक भी तो गया है, उन बागियों को ये बात पता है कि अगर वो जीत के जाएंगे तो आसानी से बोर्ड का हिस्सा बन जाएंगे, आसानी से शहर की सरकार का हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने टिकट बांटने में अपनी चलाई, पूरी तरीके से उनका चला, तो निश्चित रूप से हो सकता है कि उनकी स्थिति अलग तरह की बनी हुई है। लेकिन कांग्रेस ने, जैसे वैभव गहलोत खुद गए थे टिकट के लिए और बांटने के आए थे, सारी बातें हुई थी, और फिर खुद 2 प्रचार करने भी गए और वोट भी डाला है, तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री जी ने अपनी निगाहें जोधपुर पर रखी है, क्योंकि भविष्य जोधपुर ही है उनका, वैभव गहलोत का और मुख्यमंत्री जी का। और गजेंद्र सिंह शेखावत चाहते हैं कि वो अपना वर्चस्व जमाए रखें, क्योंकि आने वाले समय दूसरी बार सांसद बने और उनका भविष्य वहीं पे टिका हुआ, और आने वाले समय में राजस्थान की बागडोर संभालने के सपने भी कई बार गजेंद्र सिंह शेखावत देखते हैं। तो सारी चीजें अलग तरह से अब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कितना उनको सक्सेस होने देगी, पहले नहीं होने दिया था, अब होने देगी नहीं होने देगी, सारी बातें बड़ी अलग तरह से चल रही है। आरएसएस और वहाँ पहले वाले मेयर थे, ठीक रूप से काम किया, उन्होंने ईमानदारी से काम किया, तो उसका फायदा निश्चित रूप से बीजेपी को मिल रहा है। और देखिएगा वहाँ दोनों सामान्य वर्ग की महिलाएं पहली बार बनेगी मेयर, और जयपुर में ओबीसी वर्ग की महिलाएं 2 बनेगी, और कोटा में एक ओबीसी एससी महिला बनेगी और पुरुष 1 बनेगा। तो ये सारी चीजें 5 महिला मेयर पहली बार बनने जाएंगी, तो ये बिल्कुल अलग तरह का माहौल राजस्थान में देखने को मिलेगा। और आने वाले समय फिर और शहरी निकाय के चुनाव होंगे, तो इनका सबको फायदा होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से संदेश जाएगा कि देखिए बीजेपी का रुख चल रहा है या कांग्रेस का रुख चल रहा है, तो पंचायत के चुनाव में भी इसका प्रभाव पड़ेगा और सारी चीजें हैं। तो ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण दोनों पार्टियों के लिए हो गया। यही कारण है कि दोनों प्रदेश अध्यक्ष पहली बार ओबीसी के बने और वो पहला चुनौती झेल रहे हैं, क्योंकि आप देखिएगा कि जिस प्रकार से इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला, क्योंकि बीजेपी के तो खुद स्वयं 4 वार्ड है, तो वो तो नेचुरली है कि वो अपने मतदाताओं को, उनके करीब 33,375 मतदाता प्रदेश अध्यक्ष के भी इसमें वोट डाल रहे हैं, तो उनका सीधा लगाव होना चाहिए, होता भी है। और लेकिन देखिएगा, मैं देख रहा था कि इस चुनाव में जिस प्रकार से अरुण चतुर्वेदी लगे हुए हैं कि वो क्योंकि चुनाव हार गए थे प्रताप सिंह खाचरियावास से, फिर वो सपने देखते हैं कि मेरा वापिस से तैयार हो जाए। ऐसे ही अशोक परनामी है जो आदर्श नगर से आते हैं, रफीक मोहम्मद से चुनाव हारे थे, वो भी चाहते हैं कि अपना भविष्य सुरक्षित कर लें, वो वार्ड में पूरी तरह से लगे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे नेता जिनका भविष्य कांग्रेस के जीत जाने के बाद भविष्य अंधकार में पड़ गया था, तो अब वो चाह रहे हैं कि किसी प्रकार से आने वाला जो विधानसभा का चुनाव हो तो उनका वापस से उनका वर्चस्व हो जाए। देखिए ब्रजकिशोर शर्मा जो कि हाशिए से बाहर हो गए थे,
वो भी सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। ज्योति खंडेलवाल तो एमपी का चुनाव लड़ी थी, और क्योंकि वो एमएलए में उनको श्याम जी आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, या मैं श्याम जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस नगर निकाय चुनाव के बुनियाद पर कुछ नेता अपने लिए भी राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटे हुए हैं अपने अपने क्षेत्रों में? जी आसिफ जी, मैं तो कह रहा हूँ कि वो तो सक्रिय रूप से दिख ही रहे हैं, क्योंकि देखिए क्या मोहनलाल गुप्ता चुनाव नहीं जीत पाए थे, अब वो सक्रिय रूप से लगे हुए हैं कि किसी तरह से अपना सोचो रहे कि भाई मैं पुरानी चीज को, सुरेंद्र पारिक है उनको भी वो भी नहीं जीत पाए थे। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पुराने नेता जिनका धरातल कसक गया था और जिनको कई को टिकट नहीं। बिल्कुल श्याम जी, इंतजार करना चाहिए अभी शाम तक कितना वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है और कितने जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनके क्षेत्रों के अंदर क्या कुछ नतीजा रहने वाला है। और इस बार बहुत दिलचस्प होगा ये जानना भी कि इन नगर निकाय चुनाव के अंदर हाइब्रिड फॉर्मूले के इस्तेमाल की जरूरत पड़ती भी है या नहीं। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।